नमस्कार। कोविड से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान 60 से ऊपर वाले जो वरीयतम नागरिक हैं और 45 से ऊपर वाले वैसे लोग जो विभिन्न तरह की बीमारियों से ग्रसित हैं, उनके लिए टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है और तमाम सरकारी अस्पतालों में कहा गया है, इसके अलावा कुछ निजी अस्पतालों में, कि टीकाकरण का अभियान चल रहा है 1 मार्च से। दिक्कत यह है कि सरकारी अस्पतालों में भी सभी में अभी टीकाकरण की व्यवस्था नहीं हो पाई है, कुछ में ही है, इसलिए भीड़ भाड़ थोड़ी ज़्यादा हो गई है और वहाँ जो डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ हैं या जो भी काम करने वाले लोग हैं, उनको भी दिक्कत हो रही है। अभी टीका क्यों ज़रूरी है? प्रधानमंत्री को टीका लगाने की या उपराष्ट्रपति को टीका लगाने की, सभी मंत्रियों को निर्देश देने की अपने इलाके में जाइए और वहाँ जाकर टीका लगवाइए, इसलिए कि लोगों को लगे कि यह टीका अनिवार्य है अपने बचाव के लिए, अपने परिवार के बचाव के लिए, समाज के बचाव के लिए, देश के बचाव के लिए। टीकाकरण क्यों जरूरी है, विशेष बहस में आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए हैं डॉक्टर मयूरी भट्टाचार्य, जो CMO हैं CCL के सेंट्रल हॉस्पिटल गांधीनगर में और आई एक्सपर्ट हैं। आपका स्वागत है। हमारे साथ है डॉक्टर शंभू प्रसाद, जो IMA के सेक्रेटरी हैं। आपका स्वागत है। हमारे साथ है कांके जनरल अस्पताल की मेट्रोन वर्षा रानी टोपनो, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ हैं IMA के पूर्व सचिव डॉक्टर राजचंद्र झा, उनका भी स्वागत है। आप सबका स्वागत, सबको नमस्कार, सबको जोहार। मैं डॉक्टर राज इसमें सबसे वरीयतम है, वहीं से शुरू करता हूँ। ये टीकाकरण अभियान के बारे में अगर बात की जाए, अभी भी लोगों में भय बना हुआ है। जो मेडिकल प्रोफेशन में है उनमें कम है, लेकिन दूसरे लोगों में बहुत ज़्यादा है। इसके बावजूद भीड़ भाड़ बहुत है। तो टीका क्यों जरूरी है और टीका से ऐसा है क्या कि टीका ले लेने के बाद में कोविड से मुक्ति मिल जाएगी? पिछले 1 वर्ष से पूरा विश्व एक महामारी से जूझ रहा है और आज के दिन ये समझ चिकित्सा कर्मियों, चिकित्सकों में ही नहीं, आम लोगों में भी है कि इस बीमारी से बचाव के लिए या इसके इलाज के लिए दवाइयाँ अभी भी हमारे पास नहीं है। तो उपाय क्या है कि इस बीमारी से बचाव का कोई तरीका निकले। तो ऐसी अन्य बीमारियों से बचाव के लिए भी वैक्सीन या टीका ही एकमात्र हम लोगों के हाथ में अस्त्र शस्त्र जो कहिए है। और चूंकि बीमारी नहीं है और जो वैक्सीन बने हैं दुनिया भर में, भारतवर्ष में अभी तक 2 को अप्रूवल मिला है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में एस्ट्राजेनिका का कोविशील्ड और हैदराबाद में बायोटेक वालों ने जो बनाया है कोवैक्सीन। विश्व के पटल पे भी इसके अतिरिक्त 2 ही वैक्सीन अभी हैं जिनको जो प्रामाणिक मान के और उसको इजाज़त दी गई है। और इसको एक मेडिकल टेक्निकल टर्म ये है कि इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन, कि आपातकालीन स्थिति में इन टीके का प्रयोग किया जाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीका लग जाएगा तो ये जो बीमारी फैलने का एक चेन जैसा होता है वो टूटेगा और उसके बाद कम लोगों में ये बीमारी होगी, कम लोगों में होगी, तो धीरे धीरे इस बीमारी से पूरी दुनिया को मुक्ति मिल सकेगी। भ्रम या शंका इसलिए कि बहुत नई बात है, बीमारी नई है, टीका नया है और इसका कितना फायदा होगा लगाने से। क्या हम मान के चलें कि टीका लगा लेने से टीका लगाने वाले को इस बीमारी के नहीं होने की 100% गारंटी है? तो ये गलत हो। अब अगर एकदम आम जन की भाषा में बात करें तो टीका का उपयोग इस तरह आप समझ लीजिए कि हम अगर रोड पे, सड़क पे निकलते हैं, 2 व्हीलर मोटरसाइकिल स्कूटर पे हैं तो हेलमेट लगाते हैं और 4 व्हीलर गाड़ियों में हैं तो सीट बेल्ट लगाते हैं। हेलमेट कहीं से भी यह गारंटी नहीं देता है कि आपको या आपके साथ कोई दुर्घटना नहीं होगी। दुर्घटना अगर हो गई तो उस परिस्थिति में आपको चोट कम लगे।
तो टीका का भी इसी तरह से है कि आप टीका लगाते हैं तो कोरोना होने की आशंका कम हो जाए। इसमें थोड़ा सा ऐसे समझें क्या, बहुत सारी वायरल बीमारियों के लिए टीका आया, बहुत सारी वायरल बीमारी, इसके अलावा चेचक वगैरह के लिए बहुत सारे टीके आए और उससे लगभग उन्मूलन हो गया, बहुत सारे मामलों में उन्मूलन हो गया। तो हम उस पाथ पर इस टीका से जा सकते हैं क्या? बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन इसमें यही है कि ये इसका आकलन ये 1-2 महीनों में नहीं, ये वर्षों लग जाते हैं। उदाहरण के लिए अपने ही देश में आज चेचक कहाँ आपको देखने को मिलता है? हम लोगों ने जब शुरू की थी पढ़ाई उस समय चेचक का बड़ा प्रकोप था। पोलियो लगभग विश्व से खत्म हो गया है। अगर दुनिया में कहीं एक केस मिलता है तो उसकी रिपोर्टिंग की व्यवस्था की गई है कि फिर ना कहीं फैल जाए। तो इस विश्वास के साथ या इस आस्था के साथ इस टीका को लेना पड़ेगा। आज के दिन ये 2-3 महीनों में जो टीकाकरण से अब हम लोग गारंटी देने की स्थिति में नहीं है, लेकिन अलग अलग जो फीडबैक जिसको कहते हैं कि लगाने के बाद वो काफी सकारात्मक है। चेन टूटेगा, एक सबसे बड़ी बात है, चेन सबसे बड़ी बात है कि अगर प्रोटेक्शन मिलता है टीका लेने वाले को, सुरक्षा, कोरोना होने की आशंका कम हो गई, कम लोगों को कोरोना हुआ, कम लोग संक्रमित होंगे तो उनसे और लोग जो उनके संपर्क में आएंगे उनको होने की आशंका कम हो जाएगी, धीरे धीरे ये श्रृंखला टूटेगी। तो आने वाले दिनों में जो जिसको हम लोग आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था कहते हैं उसकी उपलब्धियों में एक और तमगा कहिए मेडल शामिल हो जाएगा कि कोरोना का भी उन्मूलन हो गया। और वो जिस कोरोना की बात आज हो रही है, कोविड-19 की बात, वायरल में फिर नए रूप में आ सकता है, तब उसका फिर सामना करें। बहुत तरह तरह के वायरल तो आ ही रहते हैं। हमारे विकास का जो अभिशाप है वो तो ये है ही। डॉक्टर मयूरी, आप तो वहाँ कोरोना वॉरियर के रूप में काम की हैं अपने हॉस्पिटल में, तो आप जब कोरोना आया और आपको ड्यूटी दी गई तो कैसा फील किया आपने, कैसा लगा आपको? डर लगा कि हाँ हम जा रहे हैं वहाँ पर? एकदम हमारे हॉस्पिटल में ऐसा था कि कोई भी स्पेशलिटी के हो, सब सारे डॉक्टर्स को जाना था और सब कोई तैयार भी थे जाने के लिए विथ फुल प्रोटेक्शन, जैसे पीपी पहन के और बाकी भी प्रोटेक्शंस करके। हम लोग का हॉस्पिटल में स्तर किया गया कि यहाँ पे आप जाके कैसे प्रोटेक्ट अपने आप को करिएगा। उसमें मैंने एकदम पेशेंट को भी कैसे देखिएगा, अपने प्रोटेक्ट कैसे रहिएगा, अपने प्रोटेक्ट कैसे रहिएगा, और पेशेंट का मेन था साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। हम लोग जब शुरू किए ट्रीटमेंट का भी उतना पता नहीं था, धीरे धीरे ट्रीटमेंट भी इवॉल्व होते गया और हम लोग भी इस डिजीज को और भी ज़्यादा करके समझने लगे। तो अभी जैसे पता चल गया कि एक मरीज आएगा तो एकदम कैसे प्रोटोकॉल हो गया। जब आप गई अपना तो फीलिंग हाँ, पहले तो डर एकदम नहीं बोलेंगे कि नहीं था, डर था, लेकिन एक दिन ड्यूटी करने के बाद ही वो डर भय एकदम कम हो गया। और जुनून जो था सबका, सब डॉक्टर्स का, ये हम बोलेंगे खाली मेरे लिए आपका फोटो देखे थे हाँ, अपने लिए नहीं, सबके लिए, सबका एक जुनून था कि हमको करना ही है और कोई उपाय नहीं है, अब डरे जो करें हमको करना ही है, ऐसा एक महामारी आया है। तो वैसे भय तो मैंने फर्स्ट डे ड्यूटी के बाद ही भय चला गया, मतलब भय नहीं था। और पेशेंट लोगों को देख के सबके साथ इंटरेक्ट करके हम लोग जितना हो सके वो करके बहुत अच्छा फीलिंग हुआ। एक लगा कि जिंदगी में कुछ किए हैं, ये वाला फीलिंग। उसके बाद फिर सब प्रोटोकॉल मान के, मतलब उसके बाद हम लोग का था कि फिर क्वारंटीन अपने को करना था, ड्यूटी करने के बाद क्वारंटीन करना था 7 दिन। उसके बाद फिर टेस्ट करवा के आप अपना रिपोर्ट लेके फर्स्ट फेज में 14 दिन था, फर्स्ट फेज में 14 दिन था, 14 दिन रहना पड़े। उसके बाद सेकंड फेज में आगे 7 दिन रहना पड़ेगा, फिर उसके बाद ठीक है। डॉक्टर सबू प्रसाद जी, हम आपके यहाँ तो गए हैं उस कोरोना पीरियड में ही, और जो पिक था उस समय मैं गया हुआ हूँ और उस समय आपकी चाय भी पी है तो याद है। तो आप लोगों ने हॉस्पिटल में पेशेंट्स तो भांति भांति के रोग लेकर के आते हैं आपके यहाँ, लगभग सब तरह के रोगी आते हैं। बिल्कुल, सर्दी भी है, खांसी भी है, जुकाम भी है, इन्फ्लुएंजा भी है, हार्ट का भी प्रॉब्लम है, इस तरह के प्रॉब्लम है। तो कैसे आप लोगों ने मेंटेन किया? एक समय तो बहुत ही पैनिक था और बहुत डर का माहौल बन गया था, जिस समय कि मीडिया से लोगों को पता चलता था, दिखता था टीवी में कि इस तरह की घटनाएं घट रही है, कहीं अधिक मौतें बहुत हो रही हैं, लाश को दफनाने का जगह नहीं मिल रहा। इस तरह का सिचुएशन देख करके प्रारंभिक तौर पर तो बहुत अपने लोग लाश छोड़ देते थे, बल्कि दफनाने में भी मुश्किल होती थी। और कहीं कहीं तो जो दफनाने का जगह है वहाँ भी विरोध होने लगता था कि यहाँ नहीं दफनाए।
तो इस तरह से प्रारंभिक स्टेज में बहुत ही भय का वातावरण बन गया था। और वैसे कंडीशन में जब कोई मरीज आते थे जिनको खास करके खांसी हो या जिनका ऑक्सीजन नापने पर या कम दिखता था या थर्मामीटर लगाने पर थर्मोस्कैन से टेम्परेचर हाई दिखता था, तो लगता था कि जैसे ही हम लोग बताते थे मरीज को, मरीज के परिजन भी छोड़ के हटना चाहते थे। एकदम भय का वातावरण था, जो कि धीरे धीरे जब आपके यहाँ डिटेक्ट हुआ, कोरोना डिटेक्ट हुआ बहुत सारे पेशेंट क्या किए, कैसे हैंडल किया आप उनको? हाँ, उसको देखिए मेरी यहाँ कि मुझे जहाँ तक याद है कि मैं आपके पास बैठा हुआ था, उसी समय कोरोना के पेशेंट का फ़ोन आया हुआ था, आप डील कर रहे थे कि इसको ले जाना है, एम्बुलेंस भेजना है, कैसे करना। हाँ बिल्कुल बहुत मुश्किल होती थी उन समयों में, क्योंकि कोरोना के पेशेंट को कैरी करने के लिए भी कोई तैयार होते नहीं थे। तो उसमें एम्बुलेंस को फ़ोन करके, वो चिन्हित एम्बुलेंस होते थे सरकारी अस्पताल के, उन्हीं को बुलाना पड़ता था, उनको हैंडओवर करके मरीज को यहाँ से भेजना पड़ता था। तो उस समय बहुत ही दिक्कत होती थी, बहुत ही मुसीबत होती थी। फिर भी उस सिचुएशन को हम लोग धीरे धीरे पार करते गए, और एक समय आया कि धीरे धीरे कोरोना के मरीज की संख्या घटते गई, पॉजिटिविटी का संख्या घटते गया, तो धीरे धीरे भय का जो वातावरण था वो कम होने लगा। और हम लोग शुरू से ही ये व्यवस्था किए हुए थे कि पूरे अस्पताल को एक तरह से एक एंट्री रखे हुए थे, एक एंट्री कि जिससे कि मरीज के कोई भी मरीज नॉर्मल व्यक्ति को हम एक व्यक्ति को थर्मोस्कैन करते थे, उसके बाद हैंड सैनिटाइजर का यूज करवा करके ही अंदर लाते थे। उसके बाद भी उनको बहुत सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए बैठाते हुए और उनको देखा करते थे, पूरी सावधानियां को लेते हुए हम लोग देखते थे। तब उतना भय नहीं लगता था फिर बाद में, और धीरे धीरे संख्या भी घटते चला गया। हमें शुरू का एक याद है, एक थे कहीं के नगड़ी के एक पेशेंट आए थे मेरे पास, मनीष साहू करके। उन्होंने पहले हमें बोला कि टेस्टिंग मेरे को लिख दीजिए। पहले तो बिना रिकमेंडेशन का टेस्टिंग भी नहीं होता था, तो मैंने उनको टेस्टिंग लिख दी है। तो दूसरे दिन टेलीफोन आया कि मेरा पॉजिटिव निकल गया है, जो मेरे 2 बच्चे को भेज रहे हैं उनको टेस्ट करा दीजिए। दुर्भाग्य से उन्हें दोनों को भी पॉजिटिव निकल गया। तब फिर वो हमसे ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन बनवाए कि मेरे सारे परिवार का ये नाम है, उनको टेस्टिंग करवा दीजिए। तो मैंने टोटल 21 टेस्टिंग कराया, जिसमें 19 उनका पॉजिटिव निकल गया। तो उस समय पीक पर था कोरोना, तब बहुत ही माने हम लोग भी भयभीत हो गए कि अब तो इस तरह का मरीज अगर हॉस्पिटल में आ जाएगा तो कहीं ना हमें भी संक्रमण हो जाए। तो इस तरह के भय के वातावरण से धीरे धीरे हम लोग अब निकल पाए हैं। अब ये स्थिति आ गई है कि हम लोग करीब कोरोना के केस को नहीं पाते हैं अपने अस्पतालों में, और जितने भी ऑपरेशन होते हैं उनको भी हम लोग टेस्ट निश्चित रूप से करा रहे हैं, उसमें भी अब प्रायः निगेटिव ही आ रहे हैं, पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं। इसलिए अब हम लोग को भय का वातावरण नहीं है। पर और अभी जो टीकाकरण प्रारंभ हो गया है, तो ये टीकाकरण कार्यक्रम चलते चलते और हम लोग भय मुक्त हो जाएंगे, ऐसा हमें लगता है। और वर्षा रानी टोपनो जी, आप तो मेट्रोन है, सबसे ज़्यादा इंटरेक्ट आप ही को पेशेंट से करना और नर्सेस को कराना पड़ता है। आपने कैसे हैंडल किया, और आने वाले दिनों में टीकाकरण अभियान जो चलना है उसको कैसे आप लोग ने प्लान किया है? हमारे पास में जब पेशेंट आए तो शुरुआत में तो हम लोग को बहुत डर लगा कि कैसे होगा, कैसे हम करेंगे केयर, समझ में नहीं आ रहा था। हर वक्त हम मतलब कि हमारे डायरेक्टर जो थे डॉक्टर शंभू, उनके पास जाते थे, सर पेशेंट आ रहा है कैसे केयर करेंगे। लेकिन हमारे जो सर थे वो हम लोग को बहुत ही हौसला देते थे कि देखो सिस्टर, तुम लोग एक क्या बोलते हैं एक सैनिक की तरह हो, जैसे कि सैनिक क्या बोलते हैं मैदान में खड़े रहते हैं, हम लोग जितना इन्वॉल्व नहीं होंगे उतना तुम लोग को इन्वॉल्व रहना है, हमारी सिस्टर लोग को इन्वॉल्व रहना है। बस तुमको सही सलामत रख के सारे सिस्टर लोग को अप्रिशिएट करना है कि करो 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 जो भी करना है, पीपी किट पहन के या फिर ग्लव्स पहन के, सैनिटाइज़र यूज़ करके पेशेंट का केयर तो करना था। लेकिन क्या बोलते हैं डर मन में कहीं लगता था कि अगर हमें हो गया और फिर हमारे फैमिली को हो गया। हर वक्त हम सर के पास में जाके यही डिस्कस करते थे, तो सर बोलते थे कि उसके लिए भी है उपाय, उतना टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट हम लोग का जो भी है पेशेंट केयर करना उसको करो। तो धीरे धीरे पेशेंट केयर करते ही गए, और फिर उसके बाद में
क्या बोलते हैं पेशेंट कम भी होते गया। और सबसे अच्छा ये लगता था कि उस वक्त जब हम लोग केयर करते थे तो क्या बोलते हैं हमारे बैक सपोर्ट के लिए हमारे डायरेक्टर एनी टाइम एनीवेयर हर खड़े रहते थे। तो हम बहुत ही मतलब इस चीज़ को बहुत खुशी होती थी हमें देख के कि हमारे डायरेक्टर हमारे पीछे हैं। मतलब हमारा एक जो गाइडेंस जो रहता है कि माँ बाप मतलब हमारे जो डायरेक्टर वो मतलब हर वक्त सपोर्ट के लिए खड़े रहते थे। तो कोरोना जैसे अब के दिन में है, पहले था कि सर्दी हुई छींक हुई कि सब आसपास में भी डरने लगा और परिवार का लोग डरने लगा। तो आपके यहाँ तो पेशेंट आता होगा इस तरह का जो छींक रहा है, जिसको बहुत सारा जुकाम हो गया है, जो हाँफ रहा है ना। पहले तो उसके सबके लिए अलग अलग ट्रीटमेंट बटे हुए थे। तो उस समय क्या फीलिंग होती थी जब आप नर्स को भेजती थी कि जाओ और जाके इनको देखो, डॉक्टर साहब को खबर करो? वो लोग एक बार डरती थी कि पेशेंट आ गया है मैम अब क्या करेंगे हम लोग। अब ये जो टीका आया, इस टीका से क्या है आपके नर्सिंग सेक्टर में जो लोग हैं और जो आपके साथ कर्मचारी काम करते हैं, बहुत सारे हैं, सफाई कर्मचारी से लेकर के पैरामेडिकल बहुत सारे स्टाफ हैं जो आपके साथ काम करते हैं, अब उन लोगों में एक सुरक्षा का बोध आया है क्या? सुरक्षा भाव आया? हाँ, अब वो लोग अपने आप को सिक्योर महसूस कर रही हैं। वो लोग अब लगता है कि हाँ टीका आ गया, वैक्सीन लेने से अब हम लोग सुरक्षित हैं। मतलब अगर कल का डेट में कभी भी कोई भी पेशेंट आएगा तो हम लोग अपने आप को मतलब अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं कि अगर कुछ भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसा है कि अब टीका लेने के प्रति भी मन में हो कि नहीं टीका लेंगे कि नहीं लेंगे, खास करके कल से जो टीकाकरण अभियान शुरू, आप लोगों का 2 महीना पहले शुरू हो गया था जी। तो टीका लें नहीं लें इसमें भी असमंजस बना हुआ है? बोलने मतलब कि लोग तो बहुत बोल रहे हैं कि टीका लेना सुरक्षित नहीं है, लेकिन सुरक्षित है। ये टीका लेना सुरक्षित है। अगर हम टीका लेंगे, अगर जैसे कि बोला जाता है ना कि डॉक्टर नर्स अगर वो लोग टीका ले रहे हैं तो बाकी लोग भी टीका बेधड़क ले सकते हैं। तो उनको हम लोग को बतलाना है कि टीका सुरक्षित है। नहीं, आपके टीका लेने से आपका पेशेंट भी सुरक्षित है, आपका घर भी सुरक्षित, सब ज्यादा सुरक्षा वहीं से मिलती है। डॉक्टर राज, इसको थोड़ा सा हम लोग इस एंगल से देखें कि आयुर्वेद में, होम्योपैथी में जो दूसरे आपके पैथीज हैं उसमें कह रहे हैं कि हमने ये दवा बनाई है, इस दवा से कोरोना का इलाज भी है, इस दवा से कोरोना से बचाव भी है, माने एंटीबॉडीज भी डेवलप करेगा और बहुत ज़रूरत नहीं है। जो आए दिन सरकारी महकमे से इसको प्रसारित भी किया जा रहा है। अब दोनों में टीका के साथ समन्वय करें, इसलिए कि आपको याद होगा कि सुइया लगाने से लोग ऐसे भी डरते हैं, सामान्य सुई लगाने से भी लोग डर लगने लगता है। हम लोग भी डरते हैं। तो बात इसीलिए शायद हटाया भी गया कि हर चीज़ को इंजेक्ट करने के बजाय टेबलेट में ले आइए और सिरप में ले आइए, खिलाइए और पिलाइए। तो अब जो स्थिति है उसमें किस ढंग से यह माना जाए, जो आपने कहा कि हेलमेट पहनने से सर तो आपका सुरक्षित रहेगा और सर सुरक्षित रहेगा तो बहुत सारी चीज़ सुरक्षित रह सकता है, और भी सुरक्षा के बहुत सारे उपाय हैं, उसमें एक उपाय यह भी है। तो यह उपाय अनिवार्य है और आप जो दूसरे पद्धति करना है वो करें, लेकिन यह आगे है, आपके पास उपलब्धता है। जब तक उपलब्धता नहीं है तब तक दूसरे उपाय आप कर सकते हैं, लेकिन जब उपलब्ध है तब लेना ही लेना है। आप अपनी बारी की प्रतीक्षा करें, आप उसको रजिस्टर कराएं। आप क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल यही संदेश जाना चाहिए। थोड़ा पीछे से शुरू करें अगर जी, तो जो पहला दौर जिसकी चर्चा डॉक्टर शंभू कर रहे थे, उस समय में जो पूरे समाज में पैनिक था, उसमें कुछ दोष समाज के जो अगुआ, उसमें चिकित्सक भी शामिल हैं, चिकित्सा कर्मी भी शामिल हैं, प्रशासन भी शामिल है, और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी मैसेजिंग में कहीं गलती हो गई हम लोगों से। मैंने तो ये खबर पढ़ा कि अगर चलते चलते थक गए, आप हाँफने लगे तो आप समझ लिए कोरोना है, जाके इलाज कराइए। और जो एक फेक वीडियोज एंड फोटोशॉप जो न्यूज़ का चलन हो गया है कि जिसमें चीन के वुहान शहर का कि रोड पे चलते चलते लोग गिर गया, ये दिखाया जा रहा है कि चूंकि इलाज नहीं है तो वहाँ की जो शासन व्यवस्था है उसमें लोगों को जबरदस्ती पकड़ के गैस चेंबर में डाल दिया जाता है। ऐसी खबर नहीं रोक दी जाती है, खबर नहीं आती। इस बात का ज्यादा प्रचार होना चाहिए कि लाश से नहीं फैलता है ये, तो लाश को दफनाने को रांची में ही कितना हंगामा हो गया कि कब्रिस्तान नहीं दिया जा रहा था। तब उस समय जो लोग सामने आए, उनकी बड़ी महती भूमिका रही ये समझाने में
कि नहीं, ये इस जिम्मेवारी से आप भाग नहीं सकते हैं। पृथ्वी पर अगर कोरोना है तो मंगल ग्रह पे जाके तो हम नहीं रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबको सम्मिलित रूप से, समाज को सामूहिक रूप से इस विपदा का सामना करना था। आज मैसेजिंग ये होगा जो आपने पूछा, उसका मेरी समझ से स्पष्ट है कि होम्योपैथी एक चिकित्सा पद्धति है जो कई सौ सालों से है हमारे बीच, और एक तबके में बड़ा पॉपुलर भी है। लेकिन कहीं से किसी होम्योपैथ के प्रैक्टिशनर जो उनके डॉक्टर हैं, उन्होंने ये नहीं कहा है कि मेरे पास कोरोना के इलाज की दवा है। जो सरकार ने भी मुफ्त में वितरित करवाया आर्सेनिक एल्बम 30, वो शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, ऐसी मान्यता है। इसी तरह से जो पतंजलि को लेके खासकर चर्चा हुई, कोरोनिल नाम की दवा, और सरकार के जो प्रचार तंत्र हैं उससे जो ये प्रचार प्रसार किया गया काढ़ा, उसमें भी कहीं भी ये मैसेज नहीं था कि ये कोरोना का इलाज है। कोरोना से बचाव का एक उपाय ये है कि आप शरीर के जो जिसको हम लोग इम्यूनिटी कहते हैं, माने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं जी। तो टीका आने के बाद भी इन दवाइयों का एक रोल तो समाज में रहेगा, क्योंकि ये पारंपरिक जो विश्वास और आस्था की बात है। और कहीं न कहीं ये कि नहीं, आयुर्वेद की दवाइयाँ, होम्योपैथी की दवाइयाँ पूर्णतः सेफ होती हैं, सुरक्षित हैं, उसमें साइड इफेक्ट नहीं होता। ये मान्यता हम 2, 4, 6 महीने के प्रयास से दूर नहीं कर सकते। तो अभी हम लोग सीनियर अगर ये हैं, चिकित्सक हैं, मॉडर्न आधुनिक चिकित्सा पद्धति के, तो ये मैसेजिंग बड़ा आवश्यक है कि आप टीका जरूर लगवाएं। और साइड इफेक्ट की चर्चा गाहे बगाहे खास करके सोशल मीडिया में जो आ जाता है कि न टीकाकरण के फौरन बाद फला की मृत्यु हो गई, फला गिर गए, बेहोश हो गए, और बेहोश हो सकता है, बेहोश हो सकता है। मतलब जी ये है कि एक होता है, हम लोग टेक्निकल टर्म फिर हो जाता है, एक वेजोवेगल सिंड्रोम होता है कि ये सिस्टर हैं, इन्होंने सुई लिया, निकाला, लगाने आए तो भय से हम गिर गए, एक। और दूसरा एक और होता है जो इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन हम लोग कहते हैं। वो क्या होता है, कोई भी दवा, वो एक विटामिन का कैप्सूल भी हो सकता है, और कोई भी जिसमें कि एक ऐसा अप्रत्याशित रिएक्शन, और वो प्रेडिक्टेबल नहीं है, पहले से उसके बारे में कोई आप प्रिकॉशन नहीं, अगर हो गया तो उससे कैसे हम मरीज को बचा लें, वो जानकारियां हमारे पास। तो वो इस टीके के साथ भी हो सकता है। लेकिन आज जब भारत में दे दें, फिर आप आइए, एक इनपुट दे दें। अभी पूर्व स्वास्थ्य मंत्री से मेरी बात हो रही थी कल ही, तो उन्होंने कहा कि हमने पूछा आपने टीका लिया, बोले कि हाँ टीका तो लिया, लेकिन टीका लेने के बाद हमको गैस्ट्रो प्रॉब्लम इतना ज़्यादा हो गया कि हम तो परेशान हो गए। अब चूंकि एक्स हेल्थ मिनिस्टर हैं तो उन्होंने कई जगह संपर्क किया तो बोले कि इम्पॉसिबल है, इससे गैस्ट्रो प्रॉब्लम होगा। गैस्ट्रो का पहले से उनको तकलीफ था, ये लिए तो उसमें ऐड होकर वही हम इसी को हम और ये करते कि ये संयोग भी हो सकता है कई बार या ज़्यादातर। तो यहीं पे समझदारी की ज़रूरत है, जिसमें हेल्थ केयर जो वर्कर्स हैं उनकी, और समाज में जिनकी भूमिका है, वो राजनीति के क्षेत्र के, एनजीओज के क्षेत्र के, अन्य समाज सेवी, प्रेस, मीडिया, सबको मिलके ये मैसेज देना है कि 1-2 घटना, वो तो अमृत पीने से भी जहर का असर हो सकता है, ये 1-2 उस पर ना जाए। बॉडी कैसे रिएक्ट करता है। और अब भारतवर्ष में जब 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने, और उसमें सबसे पहले फ्रंटलाइन, हम सबसे पहले तो डॉक्टरों ने अपने ऊपर लिया, तो आज हमारी बातों को अहमियत देनी चाहिए और लोगों को समझना चाहिए कि पहले डॉक्टरों ने खुद लिया, तब हमसे कहा जा रहा है। तो इस डर को भगाना होगा, डर को भगाना होगा। इसमें जो अभी तक डेटा जो हम लोग कहते हैं कि हमारे पास है क्या, तो अलग अलग वैक्सीन, और कई वैक्सीन अब सर्टिफिकेशन उनको मिलेगा, तो अगले 1 हफ्ते में हो सकता है कि भारतवर्ष में 6-7 कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, जहां मॉडर्ना यूज हो रहा है, फाइजर हो रहा है, जॉनसन एंड जॉनसन ने एक बनाया है जिसमें एक अभी जो हम लोगों को मिल रहा है उसमें 2 लगाने हैं 28 से 42 दिन के अंतराल पे। अब एक सिंगल डोज वाला भी आ रहा है, और उसी में जो सुई का भय आप बोले, तो एक नेजल स्प्रे की नाक में स्प्रे करके ले सकते हैं, उससे भी
ये एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है, कुछ दिनों में आ जाएगा। अभी जो हमारे पास फीडबैक डेटा है कि अलग अलग वैक्सीन का क्लेम अलग अलग है, लेकिन कम से कम 50% सुरक्षा, एक तो हुआ कि होने की आशंका कम हो जाएगी, और ये 50% से लेकर 97% तक क्लेम किया जाए। उससे महत्वपूर्ण यह है कि अगर हो गया, एक दो न्यूज पिछले 2 दिनों में आए हैं कि 2 डोज टीका का लेने के बावजूद भी मेडिकल स्टूडेंट ही है जिसको पॉजिटिव आ गया। तो ये लिखा हुआ है, आप लिटरेचर पढ़ेंगे जो इसमें प्रमाणिक जो उपलब्ध है जानकारी, कि अगर वैक्सीनेशन के बाद पॉजिटिव हो भी जाता है, कोई किसी को संक्रमण होता है, तो बहुत माइल्ड वैरायटी का होगा, उसमें सीवियर वैरायटी का। तो ये भी बहुत बड़ी बात, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ये 2 चीज स्पष्ट रूप से हम लोगों को समाज के जैसे समक्ष ये आता था ना कि फेफड़ा संक्रमित हो गया, सांस ही नहीं ले पा रहा है, और वो ये क्या नाम है, वेंटिलेटर पर जाने के पहले वेंटिलेटर पर जाते जाते वो खत्म हो जाता था, वेंटिलेटर पर भी नहीं बचा पाता था। फिर अभी हाल में आप ही के यहाँ रिम्स में शायद कोई डॉक्टर आए थे, उनका मैं पढ़ रहा था कि ये जो वेंटिलेटर है वो जान ज़्यादा लेता है, एक नया फेफड़े का बना है, इसलिए फेफड़े को ज़्यादा उसमें ये करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। नया कोई फेफड़ा बना के फेफड़ा कि वो नहीं सांस लेगा, उसको रेस्ट में डाल देंगे, इसको करेंगे। ये कोविड के समय में ही, हमको लगता है कि 15 दिन 1 महीने पहले की बात है। मैं इक्मो एक नया सिस्टम, तो वो एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम ही कहा जाए उसको। अपने यहाँ तो है नहीं, अपने यहाँ लगा उपलब्धता बहुत कम है। अगर झारखंड के कंसेप्ट में अगर देखें हम लोग, तो झारखंड में तो उपलब्धता उसकी बहुत कम है। वैसी स्थिति में हमको इम्यूनिटी तो अपनी बढ़ानी ही बढ़ानी है, उसके साथ साथ जो और प्रिकॉशंस हैं, और प्रिकॉशंस लेना है। जैसे गाड़ी चलाने के पहले गाड़ी आपको सीखनी पड़ती है, नहीं गाड़ी सीख के ही तब आप चलाएंगे, कहाँ एक्सीलेटर कितना करना है, कैसे गियर बदलना है और कैसे आपको टर्न करना है, ये सिखाया जाता है। उसके बाद आए कि भाई हेलमेट पहनना है, अगर रेस गाड़ी चला रहे तो घुटने में नी कैप भी पहनना है, केहूनी में भी कैप पहनना है, धीरे धीरे चीज़ें। तो इससे एक व्यवस्था यह होती है कि ये दूसरे जो बचाव के पक्ष हैं, जो 3 अभी भी दोहराए जा रहे हैं, उस 3 को आप ही दोहरा दें। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कहने जा रहा था कि टीका लगवाने से ये जो निश्चिंतता का भाव नहीं आना चाहिए। मुख्य रूप से 3-4 बातें हैं जो जब से वुहान से पहला केस रिपोर्ट हुआ, ये दिसंबर 2019 में, जी, तब से अभी तक 3 बात सब जगह कॉमन है कि एक, मास्क का व्यवहार करें, क्योंकि ये सांस, जिसको हम लोग एरोसॉल या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहते हैं, उस पर। दूसरा कि एक दूसरे से दूरी, सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग, 6 दैहिक फीट दूरी का। कहिए ज्यादा बड़ी, हाँ, दैहिक दूरी, वो सामाजिक दूरी बड़ा है, गलत संदेश जाता है। 6 फीट की दूरी बना के रखें। और तीसरा हैंड हाइजीन। तो हैंड हाइजीन में बताया गया कि आप साबुन से बार बार अपने हाथ को धोएं, हाथ धोने का तरीका भी बताया गया, और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। ये आज नहीं, अगले कई महीनों या वर्षों तक ये हम लोगों को इसका पालन करना पड़ेगा। आज अगर आप, अभी तो एक चीज और छूट गया बातचीत के क्रम में कि अभी आज की तारीख में जब हम आप इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं, तो अभी जिस वैक्सीन की चर्चा हो रही है पूरी दुनिया में, वो 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए, और कुछ अभी बच्चों के टीकाकरण के बारे में एक्सपेरिमेंट ही चल रहा है। तो एक हम इस कल्पना करें कि आने वाले कुछ महीनों में या कई सालों में जो प्रोजेक्टेड क्या है कि टीकाकरण वैश्विक स्तर पे 800 करोड़ की आबादी आज है, और 18 साल से ज़्यादा उम्र के करीब 3 वर्ष लगेगा कि सबको टीका उपलब्ध हो जाएगा। उसके बावजूद एक बड़ी आबादी 18 से नीचे वालों की रह गई, और अब ये रिपोर्टेड है, अब तो आ रहा है कि रिपोर्ट की बच्चों को भी कोरोना होता है। तो इससे मैसेज किया जाता है कि अगर सबको 18 साल से ज़्यादा उम्र के सभी नागरिकों को टीका मिल गया, इसके बावजूद ये सावधानी, मास्क, हाथ धोना और दूरी बनाना आवश्यक है। हाँ डॉक्टर मयूरी, आपका तो गांधीनगर हॉस्पिटल कोविड के लिए चिन्हित था, और बड़ी संख्या में वहाँ पर कोविड वाले भर्ती थे। तो वहाँ लगातार संख्या बढ़ती जा रही थी, वहाँ रखने का जगह नहीं था, आप लोगों ने इनकार करना शुरू किया, तो दूसरी जगह उनको व्यवस्था की गई। उसमें ठीक होने और कैजुअलिटी की कोई ये है क्या आपके यहाँ कोई कई जानकारी में, कैजुअलिटी के बारे में थोड़ा बताइए, कैजुअलिटी का क्या है, और हैंडलिंग जो है किस संवर्ग से, कौन सा ये सेक्टर था
जिसके तरफ से आपको जो कोऑपरेशन मिलना चाहिए था कोविड पेशेंट को ट्रीटमेंट करने में, उसमें आपको दिक्कत हुई? नहीं, हमारा बहुत कोऑपरेशन मिला, हमारे मैनेजमेंट एकदम बहुत तैनात थे। पेशेंट्स तो हमारे हॉस्पिटल में मैंने क्या बोले पैरवी लगा के आना चाह रहे थे, ऐसे पेशेंट्स के हमको और कहीं ना मिले। सुविधाएं बहुत जितना हो सके सुविधा बहुत अच्छा था, लेकिन कैजुअलिटी के बारे में आप पूछ रहे हैं तो वो हम लोग का बहुत ज़्यादा सीरियस पेशेंट्स हम लोग के यहाँ नहीं रह रहा था। तुरंत रेफर कर देती थी, अगर आया भी तो रेफर हाँ, एक था कि ऑक्सीजन लेवल सैचुरेशन लेवल कम, एक कुछ मापदंड मेरी जानकारी में तो वहाँ शायद कैजुअलिटी है नहीं। लेकिन मैंने हमारे पास एम्बुलेंस 24 घंटा कोविड स्पेसिफिक एम्बुलेंसेस थे, तो ये हम लोग का मतलब बहुत सीरियस पेशेंट्स हमारे यहाँ पे। अभी आपकी क्या तैयारी? अच्छा, अभी हम एक बात बोलना चाहेंगे। अभी जैसे हमारे एडमिटेड पेशेंट्स कोई नहीं है, क्योंकि उसका कारण ज़्यादा यही है कि अभी पेशेंट्स लोग भी सीख गए हैं कि अपने घर ही में कंफर्टेबल ज़्यादा रह रहे हैं, तो उन लोग ट्रीटमेंट ऑनलाइन ले रहे हैं। ज़्यादा बोला जा रहा है कि थोड़ा तकलीफ हो तो फिर तुरंत आइएगा हॉस्पिटल। हमारे हॉस्पिटल का आज के दिन में एक भी पेशेंट नहीं है भर्ती कोविड के, बट स्टिल हम लोग के बेड्स पूरा बंद नहीं किए गए हैं कि अचानक फिर से बढ़े। लेकिन रूटीन जो केसेस हम लोग ओपीडी में, हम तो आई स्पेशलिस्ट है तो आई के पेशेंट्स देखते हैं, लेकिन रूटीन पेशेंट्स देख के हम लोग सर्जरी करने से पहले सबका कोविड टेस्ट करा रहे हैं। ऐसा आउटडोर में तो सभी का नहीं हो रहा है, लेकिन मान लीजिए फेको का कैटरैक्ट सर्जरी करने से पहले सभी का कोविड टेस्ट करके तभी हम लोग ओटी में एंट्री करा रहे हैं। लेकिन अभी भी हम यही बोलना चाहेंगे कि अभी भी है कोविड। लास्ट वीक ही मेरा हाई पॉजिटिव एक पेशेंट आई, कोई उसका सिम्टम्स नहीं था, कैटरैक्ट सर्जरी कराने आई है, फिजिशियन भी उनको फिटनेस दे दिए, रूटीन ब्लड प्रेशर, बाकी हम लोग का जो टेस्ट है, इन्वेस्टिगेशन, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, सारा कुछ सही था। सब सही होके फिजिशियन फिटनेस मिलने के बाद कोविड टेस्ट करने जाया जाता है। तो कोविड टेस्ट का रिपोर्ट जब आया तो पता चला कि हाई पॉजिटिव है, तो फिर रोका गया। पेशेंट को फ़ोन करके बताया गया कि आप ऐसे प्रोटोकॉल में चल जाइए, आप एकदम अलग हो जाइए, और आप आपके आसपास जो आपके रिलेटिव्स जो आपको लेके आए थे अटेंडेंट, उन लोग भी, हम लोग भी सारे पेशेंट्स को देखें। तो ये चीज़ हो रहा है, ऐसा नहीं सोचना है कि कोविड ख़त्म हो गया। कोविड है अभी भी, लेकिन उसका पेशेंट्स अवेयर ज़्यादा हो गए हैं, ज़्यादा हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, इसलिए मतलब वो थोड़ा काबू में है। और वैक्सीनेशन के बाद तो हम बोलेंगे कि सबको एकदम लीजिए। हम लोग मेडिकल में जो लोग हैं सारे लोग हमारे बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल, क्लीनर्स, फॉर फ्रंट ऑफिस, बैक ऑफिस, सिक्योरिटी, सारे एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में सबका वैक्सीनेशन हो गया है फ्रंट लाइन जो हॉस्पिटल में। तो अभी जो 60+ है, हम यही संदेश देना चाहेंगे कि एकदम निर्भीक होकर लीजिए, क्योंकि लेना ही है और हमारे पास अभी कोई उपाय नहीं है इसके अलावा, तो ये इसलिए लेना ही है। और आगे बढ़ के कोविड, थोड़ा सा ये हम जानना चाहते हैं कि अभी जो वैक्सीन का आमद है, जिस अनुपात में झारखंड के संदर्भ में ही हम लोग सिर्फ बात करें, बिल्कुल झारखंड को जिस अनुपात में 60+ 45+ जो बीमार लोग हैं उन लोगों के लिए चाहिए वो आमद, और उस आमद की जो चिन्हित अस्पताल हैं, जो दिखाया जा रहा है आरोग्य सेतु में कि फला चिन्हित अस्पताल है, वहाँ पर उसकी पहुँच और वहाँ पर उसकी व्यवस्था, क्या लगता है कितना दिन लग जाएगा अभी इसमें? ऐसा है कि क्या कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि 3 साल मान के चला जाए कि 3 साल तो लगना ही लगना है। ज़्यादा समय लगने का उम्मीद इसलिए है कि आपसे पूर्व में केवल बच्चों का टीकाकरण होता था और गर्भवती माताओं का टीकाकरण होता था। अब एकाएक ये जो समस्या आ गया है कि वयस्कों का भी टीकाकरण होना है, तो संख्या तो बहुत ज़्यादा है, तादाद तो इसकी असीमित है। अभी बच्चों से ज़्यादा तो नहीं ही है, बच्चों से नहीं, फिर भी सीनियर सिटीजन का नहीं है, नहीं, जिनका नहीं होता था वो ऐड हो गया ना, कुल आबादी। हाँ, कुल आबादी। जैसे अभी जो जिस चरण में हम लोग कल से प्रवेश किए हैं, उसकी आबादी है 27 करोड़ राष्ट्रीय स्तर। लेकिन हमारा जो अब से पहले का तैयारी या जो भी चल रहा था प्रोटोकॉल के हिसाब से वैक्सीनेशन, वो तो केवल बच्चों के तक के लिए था। तो उसके हिसाब से आपका वैक्सीन कैरियर, वैक्सीन पॉट, ले जाने की व्यवस्था, वैक्सीनेटर की संख्या, ये सब अभी हमारे पास एक तरह से कहिए कि
तैयारी करनी होगी और इस तैयारी में निश्चित समय लगेगी। जैसे आपको उदाहरण देते हैं कि कल के पेपर में आया है कि 80 अस्पताल को चिन्हित किया गया और कल मात्र 2 अस्पताल में शुरू होने सका है। हाँ, बाकी जगह नहीं शुरू जी। हो पाया। पहुंचा ही नहीं है। अब मैं अपना एक उदाहरण दे रहा हूँ। इन्फॉर्म किया गया है। हाँ, मैंने परसों अपने तरफ से IMA के तरफ से भी डिमांड किया है और IMA को भी एक स्पॉट बनाने के लिए सिविल सर्जन साहब से मैंने रिक्वेस्ट किया था और उनको पत्र भी लिख के दिया था और मैंने लोग एक्सेप्ट भी कर लिए हैं और आज के दिन से IMA भवन में टीकाकरण के लिए स्थान चिन्हित कर लिया गया है। सामानें भी कुछ आई हैं, लेकिन जो उसका रिक्वायरमेंट है, प्रोटोकॉल्स है, मुझे लगता है कि उसको पूरा करने में हमें आगे भी 2-3 दिन लग जाएगा, लगेगा। तो ये तैयारी जो है ना, क्योंकि कोरोना वैक्सीन खाली पढ़ने की बात नहीं है, पढ़ने और जहाँ से बनने दोनों के बीच में बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं जिसको पूरा करने पर ही सफल कोरोना वैक्सीन होगा। मानते हैं ना, खाना टेबल पर आ गया तो खाना इतना इजीली आ गया। खाना खेत में पहले उगता है, अन्न की सफाई होती है, फिर वो प्रोसेस में आता है। इसी क्रम में फिर एक चीज छूट गया हम लोग के डिस्कशन के क्रम में कि टीका आ गया, टीका अपनी रफ्तार से लग रहा है, उसमें कुछ ग्लिचेस कहते हैं जी जी, वो होंगे, कुछ तो परेशानियां होती हैं। एक चीज हम लोग जो देख रहे हैं और मेरे लिए और लोगों के लिए भी होना चाहिए चिंता का कारण कि कहीं न कहीं टेस्टिंग में शिथिलता आई है। टेस्टिंग पर एक और चीज पूछ किसी पैंडेमिक में हम एक लाइन में पूरी कर ले बात। हम जवाब भी आपसे चाहेंगे। इनका कहते हैं कि इनके यहाँ पेशेंट आया और इन्होंने पेशेंट का टेस्ट कराया, ठीक है ना, सारी प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद तब पता चले कि वो पॉजिटिव है। जो जांच की प्रक्रिया है उसमें ट्रूनेट का ज्यादा उपयोग हो रहा है। ट्रूनेट का बहुत भरोसेमंद नहीं है, बहुत बार साबित हो गया। ट्रूनेट में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही है, लेकिन अगर नेगेटिव है और थोड़ा भी सिम्टम्स है, मतलब पेशेंट, तब तो एकदम हम जो मीडिया की रिपोर्ट कर रहे हैं, हम तो डॉक्टर हैं नहीं आप लोगों की तरह से, जो मीडिया की रिपोर्ट है उसमें बहुत सारे मामलों में सिम्टम्स डेवलप नहीं करते हैं, लेकिन वो है। ट्रूनेट में हुआ, पता चला कि नहीं। ये मंत्री का आया था कुछ दिनों पहले, हमको लगता है 1 महीने पहले 2 महीने पहले, कि उन्होंने जांच कराया, महाराष्ट्र के किसी मंत्री का जांच कराया, फिर दोबारा जांच कराया, फिर तिवारी नहीं रूस के की खबर थी। अच्छा, तो ट्रूनेट से जांच कर पता चलिए मशीन एक ही, जांच करने वाला एक ही है। इसीलिए वो जो किसी भी महामारी के केस में एक पहला जो गाइडलाइन या एडवाइजरी जिसको कहते हैं, जो हम लोगों को आता है, वो ये है, वो 3 है: टेस्ट, आइसोलेट, ट्रीट। तो ये पहले फेज में हम लोगों ने इसका अनुपालन काफी तत्परता से किया कि आइसोलेट कर दिया जाए। अगर शुरू में किट्स कम थे, परेशानी हो रही थी। अभी क्या देखा गया कि कोरोना के पॉजिटिव केसेस कम होने लगे, अस्पतालों में बेड की उपलब्धता अभी सुलभ है, तो ये सरकारी स्तर से लेकर गैर सरकारी स्तर तक अब ये शिथिलता आ गई है। बेसिक प्रिंसिपल जो है, ये मूलभूत सिद्धांत को हम लोग लगता है कि त्याग दे रहे हैं। आज भी ये क्रम चलते रहना चाहिए। 3 है: टेस्ट, जांच कीजिए, आइसोलेट अगर शक भी है या पॉजिटिव है तो अलग कीजिए, और जिसको ट्रीटमेंट की, टेस्ट, आइसोलेट, ट्रीट। इस पर अभी अचानक से हम लोग हमारी प्राथमिकता से थोड़ा ज्यादा हो गया, क्योंकि ये एक इकोसिस्टम होता है। वैक्सीन आ गया, वैक्सीन आ गया, वैक्सीन आ गया, एकदम निश्चिंता, सबने मास्क उतार फेंका, बाजारों में भीड़ होने लगी, सड़कों पे जो गाड़ियों की भीड़ अचानक हो गई। इससे कहीं ना कहीं एक आशंका बनी हुई है कि एक ऐसा तो नहीं कि हम लोग की लापरवाही, हम लोग की सामूहिक लापरवाही से फिर एक फेज ऐसा आए कि संख्या बढ़ने लगे। और कुछ पॉकेट्स हैं, अपने ही देश की बात करें, महाराष्ट्र में बढ़ने लगे हैं केस। केरल में शुरुआत के दौर में सबसे बढ़िया कंटेनमेंट केरल का रहा, दुनिया भर में उसकी तारीफ हुई कि केरल की जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने किया। लेकिन आज केरल में केसेस बढ़ रहे हैं, आंध्र प्रदेश में बढ़ रहे हैं, तमिलनाडु में बढ़ रहे हैं। तो क्या झारखंड में ऐसा नहीं होगा ये मान के क्यों हम चलें? बिहार में नहीं होगा? बिहार में बच्चों का स्कूल खुल गया, कहीं ओपनिंग अप होगा। उड़ीसा ने कर दिया कि आप अगर कहीं बाहर जा रहे हैं 72 घंटे के बाद, तो आपको 7 दिन आइसोलेशन में रहना पड़ेगा। आइसोलेशन में रहना पड़ेगा, 7 दिन वाला जो आया है। तो इस पर भी कहीं न कहीं हम लोगों को
काफ़ी जोर दे के इस बात पे ये करना है कि नहीं, वो आज भी जारी, आगे बहुत लंबे समय तक जारी रहेगा कि टेस्ट करना है, और अगर जरा भी शंका है, शक है, तो आइसोलेट, उसको अलग करना है, और जिसको इलाज की उसको ट्रीट भी करना। ये पैरेलल, समानांतर चलेगा। टीकाकरण अभियान प्रिवेंशन का हुआ, और उससे कम महत्व इसका नहीं है। टेस्ट, आइसोलेट, ट्रीट। जांच कीजिए, जहां शक है उस मरीज को अलग रखिए, और जिसको इलाज, जिसमें पॉजिटिव आ गया तो उसका इलाज आप सुलभ करवाइए। नहीं तो एक दौर, और इतिहास है इसका, हम लोगों के पास जो उपलब्ध जानकारियां हैं उसमें इससे मिलता जुलता 100 वर्ष पूर्व एक आया था, स्पेनिश फ्लू, और वो 2 वर्षों तक उसका रहा, और उस समय कुल 7 करोड़ डेथ्स हुए थे, जिसमें से 2 करोड़ भारतीय थे। 2 करोड़ मतलब उस समय के भारत की 15% आबादी। इस बार कुल आक्रांत पॉजिटिव केसेज 1 करोड़ 11 लाख के लगभग आज का फिगर जो है हम लोगों के देश में, और मौत 1.5 लाख के आसपास। लेकिन इससे निश्चिंत नहीं हो जाना है, क्योंकि हर पैंडेमिक का एक जो जितना रिकॉर्ड उपलब्ध है कि सेकेंड एंड थर्ड वेव्स आर मोर डेंजरस। एक चीज़ और जानना चाहेंगे आप सबसे, सारे पैनल से। एक तो ये कि यह एक मान्यता है कि जो लोग लेबरर क्लास है, फिजिकली बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, उनकी इम्यूनिटी कंपेरेटिवली जो लोग सुविधाओं में रह रहे हैं उनकी तुलना में ज़्यादा है, और पेशेंट्स उसके कम आए, पॉजिटिव पेशेंट्स कम आए। तो यह मान्यता जो बढ़ी, उनके यहाँ कोई काढ़ा नहीं चलता था, उनके यहाँ कोई व्यवस्था नहीं चलती थी, तब भी उनका वो कम रहा। यह मान्यता जो है, जो मास्क उतारने की बात है कि सब्जी के बाज़ार में चले जाइए या किसी बाज़ार में चले जाइए तो वहाँ मास्क आपको नहीं दिखेगा, चाहे वो महाराष्ट्र का बाज़ार हो, झारखंड का बाज़ार हो या दिल्ली का बाज़ार हो। लोग समझ ही नहीं रहे कि इसका दूसरा वेव जो आएगा। तो ये कितना तथ्यपूर्ण है, दूसरे की पार्टिकुलर कम्युनिटी में तो हो ही नहीं सकता है। हाँ, यह भी मान्यता है। गड़बड़ी यहीं से शुरू हुई कि पार्टिकुलर कम्युनिटी में सवाल ही नहीं है इसके होने का। हम तो दंग रह गए पूरे कोरोना काल में। मैं घूमता रहा झारखंड के अलग अलग इलाकों में, ट्राइबल इलाकों में ग्राम सभा ने इतनी अच्छी व्यवस्था की थी क्वारंटीन की, जिसका कोई जवाब नहीं। घर वालों ने बगल के किसी भी सार्वजनिक स्थल पर, स्कूल हो या कोई ये हो, इस तरह का वहाँ व्यवस्था करिए, घर से लेके खाना पहुँचाते। सरकार के भरोसे वो नहीं रहते थे। नहीं। निश्चित रूप से प्रशासन और पुलिस ने बहुत काम किया, इसमें कहीं दो मत नहीं है। बिल्कुल। लेकिन ग्राम सभा उसके भरोसे नहीं रहा, ये जाकर के उसकी व्यवस्था करता रहा। बहुत जल्दी वो लोग ठीक करके आ गए, बहुत कम दवा। अभी भी तो ये फैक्ट है ना कि दवा तो इसकी कोई नहीं है। नहीं, कोई नहीं। सिम्टम के आधार पर आप दवा देते हैं। बुखार है तो कोरोसिन दे दिया, गले में खराश होता है, इस तरह इसी तरह से दवा करते हैं। तो वैसी स्थिति में टीका होने के बाद, टीका होने के पहले तक, टीका होने में बहुत समय लगेगा, बहुत समय लगेगा। सबको बचाव चाहिए। तो बचाव में जो 3 आपने बताया, और जो एहतियात हैं, और एहतियात क्या हो सकते हैं? सिम्टम्स कैसे पता चले? आपने तो बताया कि 3, फर्स्टली कि टेस्ट, देन आइसोलेट, जरूरत पड़े तो देन ट्रीट। तो ये कैसे होगा? अब ये शंभू जी थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए इसमें, IMS से आप हैं, तो डॉक्टर्स को कैसे ये करें? डॉक्टर्स उनके पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनको ये बताएं कि अपने आसपास के लोगों को बताइए, उनकी बीमारियों का इलाज करते हुए, गपशप करते हुए। एक बात है कि जितनी जानकारियां डॉक्टर को हैं, आम लोगों को तो उतनी जानकारियां नहीं हैं। जो भी जानकारी उपलब्ध हुई है तो मीडिया के थ्रू ही थोड़ा बहुत जानकारी है, लेकिन अभी भी नहीं जानकारियां हैं, डॉक्टर अपडेट नहीं हो रहे हैं, अपडेट नहीं हो रहे हैं। इसलिए सही जानकारी को फैलाने की ज़रूरत है, जिसमें कि खास करके वैसे वर्ग जो जिनकी लिटरेसी लेवल कम है, वैसे वर्ग में अवेयरनेस। कि मेरी जानकारी में गोली किसी को नहीं चिंता है, अगर बुलेट चल रहा है तो थोड़े देख रहे हैं सही बात है। तो ये बीमारी भी किसी को नहीं पहचाने, किसी को नहीं छोड़ेगा। नहीं, हमारे कितने चिकित्सकों की जाने गई हैं। ऐसे में यही है कि अभी भी लोगों को अवेयर करते रहने की आवश्यकता है। इसके लिए समाज के विभिन्न पहलू लोग ध्यान दें, और हम डॉक्टर वर्ग या स्वास्थ्य कर्मी वर्ग भी ध्यान दें। माने आगे भी एहतियात बरतने रहने की ज़रूरत है, जिसकी कि अवेयरनेस करना होगा। नहीं तो अभी तो लोग बिल्कुल निश्चिंत हो गए हैं, लोगों को मन में हो गया, खास करके वैसे
जैसे हाट उट में जाते हैं तो कोई भी मास्क नहीं लगा रहे हैं। उन लोग तो सोच लिया कि नहीं कोरोना तो खत्म हो पढ़ा लिखा गया। आदमी भी, पढ़ा लिखा आदमी मोटरसाइकिल से गया, कार से गया, अपना वैसे ही चला गया। ये जो एकदम से एकाएक ध्यान लोगों को हट गया है या निश्चिंत हो गए हैं, इस बात के विरुद्ध में अवेयरनेस फैलाना होगा और सजग करते रहना होगा। आज ही नहीं, जैसे सर ने कहा ना कि 2 साल पिछले 100 साल पहले जो हुआ था स्वाइन फ्लू, उसमें भी 2 साल लोग झोले थे, तभी तो 1 साल भी पार नहीं हुआ है। इसलिए अब इसको भी मान के चलें कि हमें 2 साल 3 साल हो सकता है झेलना पड़े। तो ये अवेयरनेस और लोगों में जागृति पैदा करने की भावना और हम लोग को बरकरार करते रखना होगा। नहीं, सावधानी बरतने में एक जो है आपका हैंड वॉश का, ये तो सब शुरू से कहा जाता है वैदिक काल से भी कि खाना खाने जाइए, नहाने जाइए, सोने जाइए, जहाँ भी जाइए हाथ धो के जाइए। हाथ पैर, हाथ पैर। मेहमान जब घर पर आते थे तो पहले भी परंपरा रही है कि हाथ और पैर धो करके ही घर के अंदर घुसना ये है। सीखिए ना अपने आदिवासियों से, या जो हमारे मूल निवासी जहां भी हैं, और पुराने अपने दादा नाना के समय को याद कीजिए। कोई अपने यहाँ आता था, पैदल आता था ज्यादातर, छाता लेके, पैर में पन्ही या तो ये लेके। पहला काम क्या करता था कि घर से उनके लिए लोटा और बाल्टी में जल आता था ताकि वो अपना हाथ और पैर अच्छी तरह से धो ले, मुंह धो ले, उसके बाद उनको बैठने का आग्रह किया जाता था। तो ये कुछ ऐसी, मतलब जिसको कहते हैं ना गुड प्रैक्टिसेस। तो एक चीज छूट गया गुड प्रैक्टिसेस पे, याद आया कि मैसेजिंग का इंपॉर्टेंट महत्व क्या है। कि आयुर्वेद की दवा के बारे में क्लेम किया गया कि WHO ने इसको मान्यता दे दी है और ये दुनिया के 154 देशों ने इसको स्वीकार कर लिया है कि ये कोरोना की प्रामाणिक दवा है। सत्य क्या है? सत्य जरा सा फर्क पड़ गया। अर्ध सत्य ज्यादा खतरनाक होता है। महाभारत को याद कीजिए, अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरोवा। WHO को ये इतना ही अधिकार है कि वो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, कि जहां वो दवा बन रही है वहां दवा निर्माण से संबंधित जो नियम कानून है उनका पालन किया जा रहा है। बिल्कुल। इट वॉज अ WHO GMP, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस सर्टिफिकेशन। इसकी प्रामाणिकता के बारे में कहीं चर्चा भी नहीं हुई। और जो हम लोग का एक मेडिकल साइंस का प्रोटोकॉल है मॉडर्न मेडिसिन का, उसमें सैंपल साइज कहते हैं कि कोई ट्राई कितना बड़ा है। तो आप 100 लोगों पर, और वो भी उसमें स्पष्ट है जो पेपर बालकृष्ण जी ने और स्वामी जी ने दिया है, कि उसमें हम लोगों ने सीरियस मरीज पे इसका ट्रायल नहीं किया, जिनको कम सिम्टम थे। नहीं, हमारे यहाँ तो स्वतः ठीक हो जाता। साधुओं के देश में हम लोग रहते हैं, साधुओं के प्रति अभी भी मान्यता बनी हुई, वो मान्यता खत्म नहीं होने वाली है, वो रहेगी। तो उसी संदर्भ में आगे जो आपने चर्चा कर दी वो एक बड़ा महत्वपूर्ण ये है कि कुछ अपने जो पारंपरिक हम लोग के प्रैक्टिसेस हैं जीवन शैली में, वो आज के दिन बहुत काम आ सकते हैं। कि सीधे कोई बाहर से आता था तो उसको प्रवेश नहीं दिया जाता, नए सिरे से उसको फिर। और बचपन में जब किसी को हम लोगों ने गांव में, मेरी भी पृष्ठभूमि गांव की है, पैदाइश तो कलकत्ते की है लेकिन गांव है, तो गांव में कुछ समय चेचक बहुत होता था। उसमें कुछ विश्वास, अंधविश्वास, जो जिस शब्द का आप प्रयोग करना चाहें, कि माता का प्रकोप है, वो होता था। नीम का पत्ती का इस्तेमाल होता था, लेकिन नीम की पत्तियों का उपयोग और उस मरीज के आइसोलेशन के लिए, और उस घर से, आज भी आप संथाल परगना में मधुकर जी जाते रहते हैं, एकदम उस घर से किसी का बाहर निकलना और उस घर में किसी, बल्कि यहां तक किया जाता था कि उस मोहल्ला टोला में जो सार्वजनिक अनुष्ठान, पर्व त्योहार, उस पर बैन लग जाता था। और वो सरकार जो कहती है बैन लगाने से ज्यादा वो इफेक्टिव भी बैन, कोई उसको नियम को तोड़ता नहीं था। तो कुछ पुराने प्रैक्टिसेस को भी आज अपनाने की जरूरत। हम लोग जैसे बचपन से बंगाली में बोलते, मैंने सुन के आए हैं, शाम को जब आएंगे बच्चे घर, हाथ पा धुए पड़ते बसो, हाथ पा धुए, दैट इज अभी आपकी कम्युनिटी में जब नर्सों के साथ बैठती हैं या जो और आपके मिनिस्ट्रियल स्टाफ है उनके साथ आप बातचीत करती हैं, उनको ड्यूटी बांटने से लेकर इस तरह का जब टीका आया, तो टीका आने के बाद उनकी चर्चा में कैसे मास्क हटा और कैसे बाकी सारी असावधानियां शुरू हुई, आपके तमाम कहने के बावजूद ये चर्चा में कभी आया क्या? आपने टोका क्या? अभी तक तो हमारे हॉस्पिटल में मास्क हटाने के लिए हमने मतलब जैसे भी सिस्टर लोग को बोल रखा है कि मास्क बिल्कुल ही नहीं हटाना है,
इनफैक्ट जब पेशेंट भी एंट्री करते हैं तो हर पेशेंट के रूम में जब राउंड करने जाते हैं तो उनको भी हम लोग ये बोलते रहते हैं कि मास्क पहनिए, बिना मास्क का एंट्री नहीं है। हमारे मेन गेट में ही रोक दिया जाता है, मास्क है तभी एंट्री मिलेगा, वरना मास्क नहीं तो जो पेशेंट है परचेज करिए, बगल में ही हमारा स्टोर है, परचेज करके फिर उसके बाद में एंट्री करिए। तो मास्क तो पहनना ही है। दूसरी बात है कि क्या बोलते हैं, सिस्टर लोग को भी बार बार अभी तक ये बात को हम लोग बतला रहे हैं और पेशेंट के अटेंडेंट पेशेंट को भी बोलते हैं कि हैंड वॉश करना है, हैंड वॉश करना है, ये आपका प्रोटोकॉल में ही है। इस तरह का है कि नहीं, अभी टीका आने के बाद जब टीका लगना शुरू हुआ तो कितना निश्चिंत हुए लोग कि नहीं अब जरूरत नहीं है, छोड़ो भाई अब इसके बगैर नहीं चले। आपके यहाँ कंपल्सन कर दिया गया, उस कंपल्सन में, लेकिन हमको भी व्यक्तिगत रूप से मैं अपनी बात बताऊं कि मास्क 2 मिनट के बाद हमको पहनना बहुत मुश्किल हो जाता है, सांस लेने में बहुत मुश्किल होने लगती है, हमारा सांस भारी होने लगता है। तो वैसे में लोग असुविधा तो होती है, आप लाख कोशिश कर, चूंकि आप लोग मेडिकल प्रोफेशन में हैं तो हाँ अनिवार्य शुरू से पढ़ाई से लेकर के और प्रैक्टिस करने तक में अनिवार्य बना दिया जाता है। तो उसमें मास्क उतार करके बैठ जाए, थोड़ा निश्चिंत हो जाए, तो ये कितना ज़्यादा वो लोग चाहता है कि जल्दी से जल्दी इसको फेंको, अब टीका आ गया अब क्या करना है, ऐसा कुछ नहीं है अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। जितना पेशेंट अटेंडेंट सबके साथ में है उनको मतलब कि वो लोग भी जान रहे कि अभी हम लोग को टीका मिला नहीं है। आपके स्टाफ कोई प्रभावित हुए क्या? आपके जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं, नर्सेज हैं, उसमें कोई प्रभावित हुआ क्या कोरोना से? नहीं, कोई नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ यही बताइए, क्या प्रैक्टिस में उन्होंने रखा कि इसके बारे में हम बता सकते हैं? नहीं, उनको भी थोड़ा सुन लें, फिर उसके बाद में आप आइए। आप तो IMA का भी बहुत सारा कुछ बता सकते हैं, आप बताइए। क्योंकि क्या बोलते हैं, मास्क हमारे पास में था, प्लस दूसरी बात कि हैंड सैनिटाइजर बार बार हो रहा था। जितनी बार पेशेंट से हम लोग कांटेक्ट में आ रहे थे उनके साथ में पेशेंट को छूते थे, तुरंत में हैंड वॉश या फिर सैनिटाइजर कर रहे थे। फिर उसके बाद में जैसे कि घर भी जाते थे तो वो यूनिफॉर्म वहीं पे छोड़ के जाते थे घर, मतलब ताकि अंदर लेके नहीं जाते थे। दूसरी चीज़ है कि क्या बोलते हैं, यहीं पे सब मतलब हम अपने आप को क्या बोलेंगे आइसोलेट करके रखे हुए थे। हाँ डॉक्टर सबू जी, आप कुछ बता रहे हैं? बाकी ईश्वर की कृपा। ईश्वर की कृपा थी। नहीं, ईश्वर की कृपा करिए तो और गड़बड़ होगा कि सभी ने चाहो तो राम गोसाई, जब मरना होगा तभी मरेंगे, इसीलिए भारतवर्ष जैसे देश में और एक खाली महाराष्ट्र की बहुत चर्चा होती है, धारावी का जो अपना स्लम वाला एरिया है, जी पहले दिन जब वहां रिपोर्ट हुआ तो जिन्होंने नहीं देखा है धारावी के स्लम को शायद वो नहीं समझ पाए कि एक 10 बाई 6 फीट के रूम में 16-17 आदमी टियर अरेंजमेंट की, एक पटरी लगा के उसके ऊपर और वो रात को लेट जाना और सुबह उसको, और लगभग 30 झोपड़ियों के बाद एक टॉयलेट, एवरेज 1 for 30, और एक नहाने का जगह। तो उस समय एक चिकित्सक के रूप में और एक नागरिक के रूप में मेरी चिंता थी कि इस तरह के जो लोग हैं, स्लम एरियाज हैं वो कीड़े मकोड़ों, पहला शब्द किसी अपने पत्रकार मित्र से कि मेरी आशंका तो इन लोगों को लेके सबसे, और देखिए वही इसीलिए कहीं ना कहीं जो मैंने कहा कि ईश्वर का वरदान कि कैसे उन लोगों ने कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया होगा। कंटेनमेंट हो गया। 300 लोगों पे एक टॉयलेट है, वहां कैसे होगा? लेकिन जो भी कुछ तो है कि प्रकृति का जो है, प्रकृति का नियम या प्रकृति का खेल, शायद हम भगवान को रहने देते हैं, अभी भगवान को छोड़ हम प्रकृति की बात कर रहे हैं। बहुत एक्टिवली जांच हुआ, बहुत एक्टिवली जांच हुआ, वही टेस्ट आइसोलेट, और उन लोग वो स्टेडियम में लेके वहाँ आइसोलेट किए। सबसे भयावह वही था, धारावी से ज्यादा, और चिंता भी, दुश्चिंता भी, घर घर जाके उन लोग टेस्टिंग एकदम बहुत रैंप अप कर दिया। समझ जी। हाँ, हमने तो हॉस्पिटल में प्रारंभ से ही, चूँकि मैंने अस्पताल को कभी बंद रखा नहीं, शुरू से मरीज आते रहे। जैसे जैसे बाकी सारे अस्पतालों में लोगों का एंट्री बंद होते गया, चूँकि मेरा अस्पताल एकदम रिमोट एरिया में बिल्कुल गरीबों के बीच में रहता है, तो यहाँ संख्या धीरे धीरे और बढ़ता चला गया। तो हमने प्रारंभ से ही ज़बरदस्त ये प्रोटोकॉल को फॉलो करना शुरू कर दिया।
और सबसे बड़ा शायद हमें लगता है कि हम, मुझे तो याद है कि आपने कोई पेशेंट नहीं लौटाया, कोई नहीं लौटा, कोई ये कभी कमाल का है हमारे कि पास में बिल्कुल कोई पेशेंट आया हो, चाहे उसको ऑपरेशन सर्दी हो रही है, तुम लौट जाओ जाके पूरे टेस्ट करा के आओ, ये हमने नहीं देखा वहाँ नहीं पर। देखा, हाँ। कभी नहीं किसी मरीज और को नहीं मैंने लौटाया। OPD में हाँ, जी जी, कभी जो ओपीडी पहुंच गया उसको देख। और हम पूरे हॉस्पिटल को फ्रॉम डोर टू इनसाइड 3 बार सैनिटाइज करते थे। सैनिटाइजेशन ये हम प्रॉपर वे में किए हैं, एकदम एक स्टाफ हम लोग मेरा- कंक्लूड करेंगे, समय खत्म हो रहा है। बस एहतियात क्या बरतना है, टीका क्यों लेना है, एक एक लाइन में चारों लोग बता दीजिए। आप ही सुनिए डॉक्टर राज। एहतियात तो शुरू से ही जो कहा जा रहा है, मास्क पहनना है, एक दैहिक दूरी बना के रखनी है, अनावश्यक जो भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जाना नहीं है, हाथ धोना है साबुन से और सैनिटाइजर का प्रयोग करना। समय हमारा खत्म हुआ। अभी जो एहतियात बताए गए उस एहतियात को आप बरतिए, अपने बचने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए, अपने देश की परिसंपत्ति और संपत्ति बचाने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग 60 के ऊपर होंगे और जो लोग 45 से गंभीर बीमारियों से ग्रस्त उम्र वाले लोग होंगे, वो अपनी बारी आने पर टीका जरूर लगाएंगे। और एक अनिवार्य चीज़ कि टीका का जो जगह है, कम जगह है, वहाँ अभी भीड़ भाड़ मत लगाइए। वहाँ भीड़ भाड़ लगाने से जिनको नहीं हुआ है वहाँ उनके होने का भी खतरा है। डॉक्टर को भी, जो ये पैरामेडिकल स्टाफ हैं, जो एक्सिलरी स्टाफ हैं, उनको भी और आपको भी। इसलिए अपनी बारी का इंतजार करिए, वहाँ नंबर लगाइए, बारी का इंतजार करिए और दैहिक दूरी जरूर मेंटेन करिए। बाकी एहतियात बरतिए। बीच बहस में आज इतना ही। आप सबको धन्यवाद। नमस्कार। जोहार।